हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा में अजय अमित सीरीज़ की कॉमिक घास का आदमी। बहुत समय पहले की बात है। रसायन शास्त्र के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे प्रोफेसर तिलकराज। वो अपने प्रयोगों द्वारा नई नई खोजें करते रहते थे। एक बार प्रोफेसर तिलकराज अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे। अचानक वे चौंक पड़े। अरे, ये तो कोई अजीब ही गैस बन गई लगती है। उस हल्के नीले रंग के विचित्र गैस को देखकर प्रोफेसर तिलकराज ने विचार किया, मुझे इस गैस का प्रयोग सबसे पहले किसी खरगोश पर करके देखना चाहिए। प्रोफेसर तिलकराज ने विचित्र गैस में एक रुमाल भिगोया और खरगोश की नाक पर रख दिया। देखें, गैस का इस पर क्या असर होता है। कुछ ही देर में खरगोश सुस्त होकर पड़ गया। अरे, इसका दिमाग तो निष्क्रिय हो गया। खरगोश की हालत देखकर प्रोफेसर तिलकराज की उत्सुकता बढ़ गई। वो बैठकर खरगोश की स्थिति का जायजा लेने लगे। जब काफ़ी देर तक खरगोश यूं ही पड़ा रहा तो प्रोफेसर तिलकराज चिंतित हो उठे। कहीं इसका दिमाग हमेशा के लिए तो बेकार नहीं हो गया। लेकिन पूरे 1 घंटे बाद खरगोश कान फटकार कर उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा, फिर मज़े से घूमने लगा। शायद गैस का असर समाप्त हो गया। अब मुझे इसके दिमाग का परीक्षण करना चाहिए। इसके बाद प्रोफेसर तिलकराज खरगोश के दिमाग का परीक्षण करने लगे। अरे, अब इसका दिमाग बिल्कुल सामान्य है और शरीर के सभी अंग भी ठीक काम कर रहे हैं। खरगोश का परीक्षण करने के बाद प्रोफेसर तिलकराज ने विचित्र गैस का फार्मूला कागज़ पर लिखकर जेब में रखा और सोचने लगे, मुझे इस विचित्र गैस के बारे में अपने वरिष्ठ वैज्ञानिकों से बात करनी चाहिए। अपने वरिष्ठ वैज्ञानिकों से मिलने का निश्चय करके प्रोफेसर तिलकराज ने मेज़ पर रखी घंटी बजा दी। ट्रिन ट्रिन। घंटी बजते ही प्रयोगशाला के दरवाजे पर बैठा शंभू अंदर आ गया। कहिए साहब, हमारे घर खबर कर देना कि हम प्रोफेसर डॉब्सन के यहाँ जा रहे हैं, देर हो सकती है। जी, बहुत अच्छा। नौकर शंभू को हिदायत देने के बाद प्रोफेसर तिलकराज अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉब्सन से मिलने चल दिए। प्रोफेसर तिलकराज के जाने के बाद शंभू उनके देर से आने की सूचना देने उनके घर पहुंच गया। ट्रिन। दरवाज़ा प्रोफेसर तिलकराज के बेटे समीर ने खोला। क्या बात है शंभू? साहब, प्रोफेसर डॉब्सन के घर गए, देर से आएंगे। ठीक है, मैं मम्मी को बता दूंगा। समीर को प्रोफेसर तिलकराज का संदेश देने के बाद शंभू अपने घर चल दिया और समीर दरवाज़ा बंद करने लगा। शंभू का संदेश प्रोफेसर तिलकराज के घर वालों के लिए नया नहीं था। प्रोफेसर तिलकराज अक्सर काम से इधर उधर जाते रहते थे और देर से लौटते थे। लेकिन आज जितनी देर उन्हें कभी नहीं हुई थी। घड़ी किसी रात के 12 बजाने लगी थी। प्रोफेसर तिलकराज की पत्नी श्रीमती सरोज चिंतित बैठी थी। समीर भी अपनी मम्मी के पास बैठा अपने डैडी का इंतज़ार कर रहा था। मम्मी, रात बढ़ती जा रही है, डैडी अभी तक नहीं आए। हाँ बेटे, लेकिन इतनी देर उन्होंने पहले तो कभी नहीं लगाई। घड़ी की सुई आगे खिसकती जा रही थी, लेकिन प्रोफेसर तिलकराज का कहीं पता नहीं था। क्यों ना डॉब्सन अंकल को फ़ोन करके पूछा जाए। अरे, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। और समीर प्रोफेसर डॉब्सन को फ़ोन मिलाने लगा। संपर्क स्थापित होते ही, नमस्ते अंकल, डैडी को अभी कितनी देर लगेगी? क्या मतलब बेटा? प्रोफेसर तिलकराज तो यहाँ से 8 बजे ही चले गए थे। प्रोफेसर डॉब्सन की बात सुनकर समीर आश्चर्य में पड़ गया। क्या, डैडी 8 बजे चले गए थे? हाँ बेटा, क्यों, अभी घर नहीं पहुँचे क्या? नहीं अंकल, डैडी अभी घर नहीं आए हैं। अच्छा अंकल, गुड नाइट। इसके साथ ही समीर ने फ़ोन रख दिया। श्रीमती सरोज समीर की बात सुनकर चिंतित स्वर में बोली, 8 बजे के चले हुए अभी तक घर क्यों नहीं आए? डैडी के और दोस्तों को फ़ोन करके देखता हूँ। बारी बारी समीर ने प्रोफेसर तिलकराज के सभी दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन प्रोफेसर का कहीं पता न लगा। परेशान होकर समीर बोला, मम्मी अब क्या करें? डैडी का तो कहीं पता नहीं लग रहा है। रात तो काटनी है, सुबह पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। रात आंखों में काटने के बाद श्रीमती सरोज ने प्रोफेसर तिलकराज के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखा दी। लेकिन कई रोज़ की भागदौड़ के बाद भी पुलिस प्रोफेसर तिलक को नहीं खोज सकी। क्षमा करें मिसेस प्रोफेसर, अभी प्रोफेसर साहब का कोई सुराग नहीं मिला। कोई सुराग मिला इंस्पेक्टर? नो सर, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर तिलकराज के एकाएक गायब हो जाने से प्रोफेसर डॉब्सन भी परेशान थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, समीर और श्रीमती सरोज की परेशानी बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी समीर को अपने दोस्त अजय अमित की याद आई। मम्मी, बाल जासूस अजय अमित मेरे दोस्त हैं। उन्होंने बड़े बड़े अपराधी पकड़े हैं, उनसे डैडी को ढूंढने के लिए कहूँ? जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो बच्चे क्या कर पाएंगे? आप अजय अमित को बच्चा मत समझिए। जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाते उसे वो मिनटों में कर डालते हैं। तुम्हारी इच्छा है तो उनसे बात कर लो। फिर समीर अजय अमित से मिलने उनके घर की ओर चल पड़ा। अजय अमित के घर पहुंचकर, यार अमित, मैं एक मुसीबत में पड़ गया हूँ। क्या हो गया? 4-5 दिन हुए डैडी प्रयोगशाला से प्रोफेसर डॉब्सन के घर गए थे।
वहाँ से वो रात 8 बजे चले थे और अब तक घर वापस नहीं पहुँचे। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई किंतु कोई लाभ ना हुआ। तो ये बात है। अजय को सोच में डूबा देखकर समीर ने पुनः विनती की, तुम लोग मेरे डैडी को ढूंढ दो, मम्मी रोते रोते पागल सी हो गई है। ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ, हम आज से ही अपना काम शुरू कर रहे हैं। समीर चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी अंकल को तुम्हारे सामने ला खड़ा करेंगे। समीर अजय अमित का आश्वासन पा अपने घर लौट आया। अजय अमित का काम करने का तरीका अपने ढंग का था। कितने भी जोखिम का काम क्यों ना हो, दोनों अकेले ही करते थे। इसलिए समीर को विदा करने के बाद वे प्रोफेसर डॉब्सन के घर चल दिए। प्रोफेसर डॉब्सन के घर पहुंचकर, तिलकराज अंकल यहाँ किस काम से आए थे? प्रोफेसर साहब से दिमाग शून्य करने वाली गैस बन गई थी, उसी के बारे में डिस्कस करने आए थे। गैस का फार्मूला उन्हीं के पास था। हाँ। अंकल से बातचीत के दौरान आपने कोई खास बात महसूस की? हाँ, सामने सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की के पास एक पल के लिए कोई साया ठिठका था। अजय ने प्रोफेसर डॉब्सन के कमरे में चारों ओर एक गहरी एवं खोजपूर्ण नज़र डाली और उठ खड़ा हुआ। अच्छा अंकल, अब इजाज़त दीजिए, ज़रूरत पड़ी तो भविष्य में भी कष्ट दूंगा। मैं तुम्हें हर समय सहयोग देने को तैयार हूँ। धन्यवाद अंकल। और अजय अमित कमरे से बाहर निकल आए। सड़क पर, लगता है किसी ने अंकल का अपहरण किया है। अंकल का अपहरण कौन कर सकता है? जिसे गैस के फार्मूले की ज़रूरत होगी। हाँ, ये बात तो सही है। अंकल के पास इतना पैसा तो है नहीं कि कोई फिरौती के लिए उनका अपहरण करे। अब हमें अपराधियों और विदेशी एजेंटों का पता लगाना चाहिए। उनका पता लगने से क्या लाभ होगा? दिमाग शून्य करने के फार्मूले की ज़रूरत अपराधियों को ही हो सकती है या फिर विदेशी एजेंटों को। अजय, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। अब हम ऐसे ही लोगों का पता लगाएंगे। अजय अमित विभिन्न थानों व कोतवालियों से अपराधियों की लिस्ट निकलवाते और जिन पर ज़रा भी शक होता उनकी निगरानी करते। इतना करने के बावजूद प्रोफेसर तिलक राज का कहीं पता नहीं लग पा रहा था। अजय अमित परेशान हो उठे। इतने सारे अपराधियों की खोजबीन कर चुके हैं लेकिन अंकल का अभी तक पता नहीं चला। समझ में नहीं आता क्या करें। तभी अमित को एक विचार सूझा। यार अजय, हमें डॉब्सन अंकल के घर के आसपास का निरीक्षण करना चाहिए, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। बात तो सही है। हम लोग बिना सूत्र के अंधेरे में कब तक गिर तीर मारते रहेंगे? और अजय अमित प्रोफेसर डॉब्सन के घर के पास पहुंच गए। उसी खिड़की के पास चलो जहाँ साया पल भर के लिए ठिठका था। हाँ, वहीं कोई सूत्र हाथ लग सकता है। खिड़की के पास पहुंचकर अजय अमित तलाशी में जुट गए। देखें भाग्य कितना साथ देता है। चिंता मत करो, आज का दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। जब काफ़ी खोजबीन के बाद भी अमित के हाथ कुछ नहीं लगा तो वह निराश होकर एक और को खड़ा हो गया। अपने तो सितारे गर्दिश में हैं। क्यों निराश होता है अमित, थोड़ी कोशिश और करते हैं। आखिर अजय को एक सूत्र मिल ही गया। ले अमित, काम हो गया। क्या है? किसी के कोट का बटन है, प्रोफेसर डॉब्सन की खिड़की के पास पड़ा था। ये सुनहरे रंग का बटन किसके कोट का हो सकता है? ये तो पता लगाना होगा। कैसे? अमित की बात सुनकर अजय मुस्कुरा दिया। तू तो एकदम बुद्धू है, देख नहीं रहा ये बटन खास किस्म का है, जबकि आम तौर पर इस तरह के बटन इस्तेमाल नहीं होते। लॉन्ड्री वालों से या टेलर से पता लगाएंगे कि इस बटन के कोट का मालिक कौन है। ओह, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी। चलो पता करते हैं। अजय अमित ने शहर की सारी लॉन्ड्री और टेलरों की दुकानें छान मारी किंतु सुनहरे बटन के कोट के मालिक का कहीं पता न लगा। अब इतना तो निश्चित हो गया कि बटन के कोट का मालिक हाल ही में किसी दूसरे शहर से यहाँ आया। ये बात तुम किस आधार पर कह रहे हो? शहर के किसी भी टेलर ने ऐसे बटन का कोट नहीं सिला, तो इसका मतलब ये कोट दूसरे शहर में चला गया। जब किसी लॉन्ड्री वाले ने धोया नहीं तो इसका मतलब यह है कि ये कोट हाल ही में पहना गया और अभी तक धुला नहीं है। इसका मतलब हम फिर अंधेरे में अटक गए। हम अंधेरे में कहाँ भटके हैं? ये एक सूत्र हमारे पास है, इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने इस सूत्र को जेब में रखकर मक्खियाँ मारते घूमें। अमित की बात का अजय ने बुरा नहीं माना। वो समझ रहा था कि लगातार की निराशाओं से अमित का मूड उखड़ गया है। मक्खी मारने की बात छोड़, चल नदी के किनारे चलते हैं, तेरे लिए ताज़ा मछलियाँ ले आऊँ। ओह, तो काम करवाने के लिए मछलियों की रिश्वत दे रहा है? खैर चल, मैं रिश्वत लेने को तैयार हूँ। अब अजय मोटरसाइकिल को शहर से बाहर नदी की ओर दौड़ा रहा था। अजय के पीछे अमित प्रसन्न मुद्रा में बैठा था, नदी के किनारे। अजय, आज एकदम ताज़ा मछलियाँ खिला, तेरा कि चुटकियों में हल कर दूंगा। चिंता मत कर, ये मछुआरे तेरे लिए मछलियाँ पकड़ रहे हैं, इन्हें अभी बुला कर लाता हूँ। अजय मछियारों की ओर बढ़ गया। अमित पेड़ के नीचे ज़मीन पर रेतीली मिट्टी में उंगली से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने लगा। मिट्टी में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते बनाते अचानक अमित चौंक गया। ये तो किसी आदमी के सिर से उखड़े हुए बाल हैं। बालों के गुच्छे को देखकर अमित की उत्सुकता बढ़ गई। वह आसपास का निरीक्षण करने लगा। लगता है यहाँ कुछ लोगों में गुत्थम गुत्था यानी हाथापाई हुई है। तभी अमित का जूता रेत में पड़ी किसी सुनहरी चीज़ पर पड़ा। अमित ने तुरंत वह सुनहरी चीज़ उठा ली।
अरे, ये तो ठीक वैसे ही बटन है जैसा प्रोफेसर टॉपसन की खिड़की के पास मिला था। तभी अजय मछियारे को लेकर वापस अमित के पास आया और अमित को किसी चीज़ को ध्यान से देख उत्सुकतावश बोला, क्या देख रहे हो? यह सुनहरे रंग का बटन मिट्टी में पड़ा था। अरे बाबू, ये बटन तो उस बदमाश के कोट का है। किस बदमाश के कोट का? कुछ दिन पहले यहाँ एक बदमाश किसी शरीफ आदमी को मार रहा था। मछुआरे की बात सुनकर अजय मछलियाँ खरीदनी भूल गया और जल्दी से बोला, कौन बदमाश था? किसे मार रहा था? जो कुछ तुमने देखा वो जल्दी से बताओ। करीब 8-10 दिन पहले यहाँ एक कार आकर रुकी। कार से पहले एक आदमी उतरा, फिर उसने कार में से एक आदमी को घसीट कर निकाला। तभी अमित बोल उठा, जिस आदमी को घसीट कर निकाला जा रहा था वो मर चुका था? नहीं, वो आदमी मरा नहीं था। शायद उसे काफ़ी देर पहले बेहोश किया गया था, क्योंकि कार से नीचे आते ही उसे होश आ गया था और वो उस बदमाश से लिपट गया था। फिर क्या हुआ? दोनों आदमी काफ़ी देर तक जूझते रहे। शरीफ आदमी अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहा था। हम लोग भी उस वजह से बचाने दौड़े, लेकिन बदमाश ने मौका पाते ही शरीफ आदमी को नदी में फेंक दिया। मछुआरे की बात सुनकर अजय ने कहा, ओह, क्या तब तुमने शरीफ आदमी को डूबने से बचाया नहीं? बताता हूँ। मछुआरा कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, कुछ आदमी नदी की ओर दौड़े, लेकिन शरीफ आदमी भंवर में फंस गया। बहुत जाल डाला, लेकिन वह जिंदा मुर्दा कैसे भी नहीं निकला। बदमाश का क्या हुआ? बाबू, बदमाश को तो भाग ही जाना था। उसके पास तमंचा था। कुछ मछुआरे उसे पकड़ने दौड़े तो वह गोलियां बरसाने लगा। मछुआरे की सारी बात सुनने के बाद अमित ने पूछा, तुम बदमाश और शरीफ आदमी का हुलिया बता सकते हो? बदमाश गोरे रंग का सामान्य आदमी था। उसने काले रंग का पैंट कोट पहना था। कोट के बटन सुनहरी थे। जब वह सीधा देखता था तो उसकी एक आंख झपकती थी, दूसरी स्थिर रहती थी। और शरीफ आदमी कैसा था? वह गोरे रंग का लंबा चौड़ा आदमी था। नीले रंग की पैंट कमीज पहने था। काम की बात पता लगी चुकी थी। अब वहाँ और अधिक रुकना अजय अमित ने व्यर्थ समझा। आगे की सारी कार्रवाई वह समीर से तहकीकात करके करना चाहते थे। अजय ने जेब से मछलियों की कीमत निकालकर मछुआरे की ओर बढ़ा दी। ये लो मछलियों की कीमत। तुम्हारा नाम क्या है? बाबू, मेरा नाम जामिर है। कोई काम हो तो मैं यहीं मिलूँगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ज़रूर सहायता लेंगे। अब अजय अमित की मोटरसाइकिल शहर की ओर दौड़ रही थी। उसी समय अजय अमित समीर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। अंकल जब गायब हुए तब कैसे रंग के कपड़े पहने हुए थे? जिस दिन डैडी गायब हुए थे उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। समीर, अच्छी तरह याद करके बताओ। अजय की बात सुनकर श्रीमती सरू गंभीरता से बोली, समीर ठीक बता रहा है। क्या तुम्हें प्रोफेसर साहब के बारे में कोई जानकारी मिली है? अभी तो अंकल का कोई पता नहीं लगा, लेकिन हम उन्हें बहुत जल्द तलाश कर लेंगे। तुम लोग डैडी को तलाश कर दो, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। समीर, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी अंकल का पता लगा लेंगे। समीर की बात से अजय अमित समझ गए थे कि बदमाश ने प्रोफेसर तिलकराज को ही नदी में फेंका था। अब उन्हें आगे की कार्रवाई करनी थी, अतः दोनों उठ खड़े हुए। अच्छा आंटी, अब इजाज़त दीजिए, हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। भगवान तुम्हें सफलता दे। श्रीमती सरोज और समीर से विदा लेकर अजय अमित वापस घर को चल दिए। रात घिरने लगी थी। अगले दिन दोपहर के समय तो जामिर भी आ गया। लो, जामिर भी आ गया। अब इससे नदी में जगह जगह जाल डलवाएंगे, शायद अंकल की लाश मिल जाए। काफ़ी दिन हो गए, लाश ख़राब भी होने लगी होगी। जामिर ने अजय अमित को देखा तो जाल हाथ में पकड़े उनके पास चला आया। बाबू, यहाँ कैसे खड़े हो? बदमाश ने जिस आदमी को नदी में फेंका था, हम उसकी लाश निकलवाना चाहते हैं। अब लाश यहाँ कहाँ रखी होगी? उसे तो मछलियों ने खा लिया होगा। तुम जाल तो डालो, लाश ना सही उसका ढांचा तो निकलेगा। हम तुम्हें अच्छी मजदूरी देंगे, तुम हमारा काम करो। चलो बाबू, जहाँ जहाँ कहोगे मैं जाल डालता रहूँगा। अजय अमित जामिर को लेकर नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। लाश को निकालने की पूरी कोशिश करना। फिक्र मत करो बाबू, लाश नदी में होगी तो निकाल कर ही रहूँगा। एक स्थान पर पहुंचकर अजय अमित ने जाल डालने को कहा। जामिद तुरंत जाल डालकर प्रोफेसर तिलकराज की लाश निकालने का प्रयत्न करने लगा। जाल में तो कुछ भी फंसता नजर नहीं आ रहा। काफ़ी देर की कोशिश के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली तो जामिर ने जाल बाहर खींच लिया। बाबू, यहाँ भी लाश नहीं है। लाश नदी के बहाव के साथ ही आगे गई होगी। चलो आगे चलकर जाल डालना। अच्छा साहब। अजय अमित के निर्देश पर जामिर ने नदी में कई जगह जाल डाला, किंतु हर बार निराशा हाथ लगी। इतनी जगह जाल डाला किंतु हर बार खाली ही निकला। थोड़ी कोशिश और करो, शायद मिल जाए। नदी में जाल डालते डालते अजय अमित और जामिर काफ़ी दूर निकल आए थे। आगे नदी के मोड़ पर जाकर जामिर रुक गया। बस बाबू, अब लाश नहीं मिलेगी। एक बार जाल और डाल दो। नहीं बाबू, यहाँ से मौत की नदी शुरू हो जाती है। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम खाइए। क्या मतलब? इस नदी के पानी को छूते ही आदमी मर जाता है। जामिर की बात सुनकर अजय ने जेब से 50 का नोट निकाल कर जामिर की ओर बढ़ा दिया। ये रुपये रखो, हम लोग आगे जा रहे हैं। बाबू, क्यों जानबूझकर मौत के मुंह में जाते हो? अगर ज़रा भी पानी को छू लिया तो जिंदा नहीं बचोगे।
बाबा, हमारी चिंता मत करो, हम मरने वाले जीव नहीं हैं। फिर अजय अमित जामिर की ओर देखे बिना आगे बढ़ गए। बदनसीब माँ बाप के बहादुर बच्चे बेमौत मारे जाएंगे। नदी के किनारे चलते हुए अमित बोला, कितनी वीरान जगह है। हाँ, चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया है। आगे जाने पर नदी अजीब किस्म की पतली व नुकीली घास से ढकी हुई थी। कितनी अजीब घास है, यहाँ तो जाल डालना भी असंभव है। तभी अजय अमित कुछ ही आगे गए थे कि उन्हें नदी के किनारे आदमी के आकार की घास नजर आई। प्रकृति भी कैसी कैसी रचना करती है। सामने देखो, आदमी के आकार की घास, बिल्कुल घास का आदमी लग रहा है। आदमी के आकार की घास के पास पहुंचकर अमित ठटक गया। अरे, ये तो हिल रही है। आश्चर्य की बात है, घास जिंदा आदमी की तरह हिल रही। अभी अजय अमित आश्चर्य में ही डूबे हुए थे कि अजय अपना नाम सुनकर चौंक गया। अजय, इस वीराने में मेरा नाम लेकर कौन पुकार रहा है? समझ में नहीं आता। तभी आदमी के आकार की घास नदी से बाहर निकली और अजय अमित के पास पहुंच गई। तुम लोग समीर के दोस्त हो ना? जी हाँ, हम लोग समीर के दोस्त हैं और उसके डैडी को तलाश करने आए। लेकिन आप कौन हैं? तुम हमें घास का आदमी कह सकते हो। मिस्टर घास के आदमी, आप हम दोनों को कैसे जानते हैं? फालतू बातों का समय नहीं है। यदि समीर के डैडी का अपहरण करने वाले बदमाश का पता चाहते हो तो मेरे साथ आओ, कहकर घास का आदमी आगे बढ़ गया। घास के आदमी को जाते देखकर अजय ने अमित को साथ चलने को कहा। अमित ने जाते हुए घास के आदमी से पूछा, मिस्टर घास के आदमी, आप हमारी इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? घास का आदमी पलटा और बोला, तुम एक नेक काम करने जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी सहायता करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। वैसे तुम चाहो तो मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। इतना कहकर घास का आदमी पुनः चल पड़ा और अजय मित उसके पीछे। काफ़ी देर चलने के बाद घास का आदमी रुक गया। अजय, हमारी मंजिल आ गई है। तुम लोग यहाँ की किसी भी चीज़ को स्पर्श मत करना, यहाँ की हर चीज़ जहरीली है। ठीक है। आप प्रोफेसर तिलकराज के अपहरण के बारे में कुछ बता रहे थे। प्रोफेसर तिलकराज का अपहरण अंतर्राष्ट्रीय ठग जैकी ने किया था। जैकी की सबसे बड़ी पहचान है कि सीधा देखने पर उसकी बाईं आंख झपकती रहती है, जबकि दाहिनी आंख खुली रहती है। जैकी का पता दीजिए। शहर के बाद दक्षिण दिशा में जेड के आकार की कोठी है, उसके तहखाने में जैकी का अड्डा है। घास के आदमी की बात अजय ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, और कुछ बताना चाहते हैं आप? हाँ, मैं तुम्हें कुछ आवश्यक चीज़ें दूंगा, उन्हें तुम प्रोफेसर टॉपसन के पास पहुंचा देना। लेकिन मेरी दी हुई किसी भी चीज़ को नंगे हाथों से स्पर्श मत करना। इसके बाद घास के आदमी ने पास के वृक्ष में बनी कोटर से कुछ चीज़ें निकालकर ज़मीन पर रख दी। ये दोनों शीशियाँ और कागज़ रुमाल से उठाकर किसी दूसरे रुमाल में बांध लो। इन्हें प्रोफेसर डॉब्सन को दे देना। बहुत अच्छा। अजय ने ज़मीन पर रखी दोनों शीशियाँ कागज़ रुमाल से पकड़कर दूसरे रुमाल में रख लिए। मिस्टर घास के आदमी, अब तो बता दीजिए कि आपको हम सब के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? बेकार की बातों से कोई लाभ नहीं है। मुझे अपना हितैषी समझो। मेरी दी जानकारी से तुम जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। बस अब तुम जाओ। अच्छा, तो हितैषी अंकल, हम लोग चलते हैं। जाओ बहादुर बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। घास के आदमी से आवश्यक सामान और जानकारी लेकर अजय अमित वापस चल दिए। नदी किनारे से लौट आने के कुछ देर बाद अजय अमित प्रोफेसर डॉबसन के ड्राइंग रूम में बैठे थे। अंकल, इस कागज़ में क्या लिखा है? बेटे, इस कागज़ में लिखी शर्त के अनुसार मैं तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। प्रोफेसर डॉबसन की बात सुनकर अजय ने कहा, और अधिक रुकना बेकार समझा। अब हमें इजाज़त दीजिए, हमें अभी अंतर्राष्ट्रीय ठग जैकी की तलाश में भी जाना है। हाँ बेटे, तुम अपना काम पूरा करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अजय ने प्रोफेसर डॉबसन के घर से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दोनों उस पर सवार हो वहाँ से चल पड़े। अंतर्राष्ट्रीय ठग जैकी को पकड़ने के लिए अजय और अमित बहुत बेचैन थे। वो रात होते ही जैकी की खोज में निकल पड़े। अजय, मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दे। जल्दी से जल्दी जैकी के बच्चे का काम तमाम करना है। लेकिन प्यारे, जैकी का बच्चा इतनी आसानी से तेरे हाथ पड़ने वाला नहीं है। शहर के बाहर दक्षिण दिशा में काफ़ी दूर जाने पर उन्हें जेड के आकार की एक कोठी दिखाई दी। ले यार, तेरे जैकी के बच्चे का ठिकाना आ गया। तू यहाँ पेड़ के नीचे रुक, मैं उससे दो दो हाथ कराऊँ। खतरा होने पर विशेष प्रकार की सीटी बजाऊंगा। फिर हम इस जेड के आकार की कोठी के पीछे जा पहुँचा। जल्दी से बगैर शोर किए अंदर उतर जाओ। अंदर पहुँचने पर, यहाँ तो एकदम अंधेरा है, सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी अमित कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसके पैर किसी मुलायम चीज़ पर पड़े और वह चीज़ कुछ नीचे को धंस गई। लगता है ये गड्ढा है। पेंसिल टॉर्च चला कर देखूँ। टॉर्च की रोशनी अमित ने ज़मीन पर डाली तो चौंक गया। अरे, यहाँ तो ज़मीन में सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। फिर अमित टॉर्च बुझाकर सावधानी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियाँ एक हॉलनुमा कमरे में जाकर खत्म हुई। यहाँ रोशनी तो है लेकिन कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़ना चाहिए, शायद वहाँ कोई हो। दरवाजे में प्रविष्ट होकर अमित एक छोटे से कमरे में पहुंचा। इस कमरे में बहुत हल्की रोशनी है। तभी, ओह, बराबर के कमरे में खटपट सुनाई दे रही है। शायद कोई है, देखूं। और अमित ने अपनी आंख दरवाजे के की होल से सटा दी।
ओह, इस आदमी का हुलिया तो जैकी की तरह है। कमीज़ के बटन कोट के बटन की तरह ही सुनहरे हैं। लेकिन इसने लेकिन सामने देखने पर इसकी दोनों आंखें झपकती हैं। ये जैकी नहीं हो सकता। शक्ल मिलती है, जैकी का भाई हो सकता है। इसके बाद अमित ने पूरी कोठी छान मारी, लेकिन उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसकी सामने देखने पर एक आंख झपकती रहे तथा दूसरी स्थिर हो जाए। क्यों ना इंस्पेक्टर घुसाल से जैकी के भाई को पकड़वा दूं। शायद उस पर सख्ती करके जैकी का पता मिल जाए। जैकी की कोठी से निकलकर अमित अजय के पास पहुंच गया और उसे सारी बात बताते हुए बोला, अजय, इंस्पेक्टर घुसाल के पास चलो। पहले उससे जैकी के भाई का हवाई जहाज बनवा दें, तभी जैकी का पता लग सकेगा। चलो। इंस्पेक्टर घुसाल के कमरे में। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको सारी स्थिति बता दी है। अब आप जैकी के भाई को पकड़कर उससे जैकी का पता पूछने का प्रयत्न कीजिए। बेटे, 15 मिनट के अंदर अंदर जैकी का भाई हमारे पास होगा और सुबह तक जैकी का भी पता मिल जाएगा। जब तक जैकी न मिल जाए आप जैकी के भाई को छोड़िएगा मत। अजय की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, जैकी के कारनामों से पुलिस बहुत परेशान है। सुबह तक तो जैकी का पता पाकर ही रहूँगा मैं। ठीक है, हम आपसे सुबह ही मिलेंगे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। अगली सुबह अजय ने अखबार में छपी जैकी के पकड़े जाने की खबर विस्तार से पढ़ी तो चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अजय से रहा नहीं गया तो वह अखबार लेकर अमित के घर दौड़ गया। अमित, रात हम धोखा खा गए। कैसे? अखबार देखो। और अजय ने अखबार अमित के आगे फैला दिया। अखबार पढ़कर अमित बोला, चलो इंस्पेक्टर घोसाल के पास चलकर पूछे कि चक्कर क्या है। हो सकता है अभी जैकी पकड़ा ही ना गया और वह इंस्पेक्टर की कोई चाल हो। अजय अमित तुरंत इंस्पेक्टर घोसाल के घर पहुंचे। कहिए इंस्पेक्टर साहब, जैकी का क्या मामला है? जिसे तुम जैकी का भाई समझ रहे थे वो जैकी ही था, लेकिन उसकी तो दोनों आंखें झपक रही थी। तुम शाम को थाने आओ, सारी बात समझ में आ जाएगी। शाम को अजय अमित थाने पहुंचे तो वहाँ जैकी के साथ साथ प्रोफेसर डॉब्सन भी मौजूद थे। अंकल, आप यहाँ कैसे? तुमसे आवश्यक काम था, इसलिए यहाँ आया हूँ। बताइए क्या सेवा करूँ? पहले जैकी की कहानी सुन लो, उसके बाद काम भी बताऊँगा। हाँ तो ठग महाराज, अब अपनी ज़ुबानी तिलक राज के अपहरण की कहानी सुना दीजिए। जी बताता हूँ। और जैकी ने प्रोफेसर तिलक राज के अपहरण की कहानी सुनानी शुरू की। प्रोफेसर टॉपसन की खिड़की के पास से गुजरते हुए जब मैंने प्रोफेसर तिलक राज और प्रोफेसर टॉपसन की बातचीत सुनी तो दिमाग सुन्न करने वाली गैस मुझे मिल जाए तो लोगों को वह गैस सुंघाकर मैं उन्हें आसानी से लूट सकूंगा। इसके बाद मैं सड़क किनारे खड़े होकर प्रोफेसर तिलक राज का इंतजार करने लगा। जैसे ही प्रोफेसर तिलकराज सड़क पर पहुंचे, मैंने फुर्ती से बाएं हाथ से उनका मुंह बंद किया और दाहिने हाथ से उनकी नाक पर क्लोरोफॉर्म का भीगा रुमाल रख दिया। और थोड़ी देर बाद प्रोफेसर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते रहे, फिर उनका बेहोश शरीर मेरी बाहों में झूल गया। तभी मैंने पास से गुजरती टैक्सी को रोका और मैं प्रोफेसर तिलकराज को टैक्सी से लेकर अपने अड्डे की ओर चल दिया। अपने अड्डे पर पहुंचकर मैंने प्रोफेसर तिलकराज से दिमाग सुन्न करने वाली गैस बनाने को कहा। प्रोफेसर तिलकराज इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब मैंने प्रोफेसर को बिजली के झटके दिए। इतने पर भी प्रोफेसर ने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने उन्हें कोड़ों से पीटा। मार खाकर प्रोफेसर तिलकराज बेहोश हो गए थे और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं उन्हें इस काम के लिए तैयार नहीं कर सकूंगा। अतः मैं उन्हें नदी में फेंकने का निश्चय करके उनको कार में डालकर चल दिया। नदी किनारे जाकर मैंने प्रोफेसर तिलकराज को कार से बाहर निकाला, लेकिन तब तक प्रोफेसर होश में आ गए थे। वो मुझसे गुथ गए, लेकिन मौका पाते ही मैंने प्रोफेसर तिलकराज को उठाकर नदी में फेंक दिया। इसके बाद कार लेकर वापस अपने अड्डे की ओर चल दिया। जैकी के चुप होते ही अमित तिलमिलाकर बोला, इस 420 को प्रोफेसर के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर। खून के जुर्म में नहीं, खून करने की कोशिश के जुर्म में। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रोफेसर तिलकराज जीवित है, उनका पता घास का आदमी बताएगा। क्या कहा? प्रोफेसर जीवित है? हाँ, प्रोफेसर जीवित है, उन्हें शीघ्र ही सामने लाया जाएगा। चलो अजय अमित, घास के आदमी के पास चलें। चलिए। ठग महाराज, जाने से पहले इतना तो बता दो कि सामने देखने पर तुम्हारी एक आंख झपकती है और दूसरी स्थिर रहती है, ऐसा क्यों? घर से बाहर जाते समय प्लास्टिक का एक छल्ला मैं एक आंख में डाल लेता था, जिससे मेरी एक आंख झपकती नहीं थी। ओह। जैकी को हवालात में बनकर चारों जीप में बैठे नदी की ओर चल दिए। नदी के किनारे पहुंचकर अजय ने इंस्पेक्टर को जीप की स्पीड कम करने को कहा। इंस्पेक्टर ने धीरे चलाइए, कुछ ही आगे घास के आदमी का ठिकाना है। इंस्पेक्टर ने तुरंत स्पीड घटा दी। लगभग 10 मिनट चलने के बाद अजय ने इंस्पेक्टर से जीप रोकने को कहा। वो सामने देखिए इंस्पेक्टर अंकल, वो रहा घास का आदमी। शायद वो इधर ही आ रहा है। लगता है उसने हमें देख लिया। वे तुरंत जीप से नीचे उतर पड़े। तभी घास के आदमी ने पास आते ही प्रोफेसर को नमस्ते की। नमस्ते प्रोफेसर साहब। नमस्ते प्रोफेसर तिलकराज। आप ये दवाई पी लीजिए। प्रोफेसर डॉब्सन की बात सुनकर अजय, अमित व इंस्पेक्टर चक्कर खा गए। अंकल, ये तो घास का आदमी ने प्रोफेसर तिलकराज तो। बेटे, यही प्रोफेसर तिलकराज है। अजय, अमित व इंस्पेक्टर आश्चर्यचकित थे। उन्हें प्रोफेसर डॉब्सन की बात का विश्वास नहीं आ रहा था। अजीब चक्कर है, ये अंकल नहीं हो सकते।
ये प्रोफेसर तिलकराज कैसे हो सकते हैं? प्रोफेसर साहब, आप इस एसिड से अपना बदन धो डालिए। प्रोफेसर डॉबसन का दिया एसिड लगाने और दवाई पी लेने के बाद घास के आदमी के शरीर से घास अलग होकर गिरने लगी। अरे, घास तो शरीर से अलग हो रही है। अद्भुत नज़ारा है। कुछ देर बाद, लो, अब इस तौलिए से शरीर पहुँचकर ये विशेष प्रकार के कपड़े पहन लो। जी, बहुत अच्छा। घास का आदमी तौलिए से शरीर पहुँचकर विशेष प्रकार के कपड़े पहनने लगा। फिर प्रोफेसर डॉबसन द्वारा दिए गए एसिड से चेहरा धोने लगा। अरे अंकल, आप? लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई थी अंकल? हाँ बेटे, मैं, जैकी ने मुझे नदी में फेंका तो मैं भंवर में फंस कर बेहोश हो गया। इसके बाद बहता हुआ घास की नदी तक पहुंच गया। लेकिन होश आने पर जब मेरा गला बुरी तरह सूखने लगा तो मैंने नदी का पानी पी लिया। पानी पीते ही मेरे शरीर पर घास उगने लगी। मैं जितनी घास नोचता, घास उतनी ही बढ़ जाती थी। प्रोफेसर तिलकराज की बात सुनकर अमित बोला, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप प्रोफेसर तिलकराज हैं? अगर मैं इस राज को खोल देता तो समीर और सरोज यहाँ भागे चले आते। वो भावावेश में मुझसे लिपट जाते तो उनका भी यही हाल होता जो मेरा हुआ है। ओह, लेकिन मैंने अपना राज प्रोफेसर डॉबसन पर खोल दिया था। अंकल ने भी तो नहीं बताया कि आप ही प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर तिलकराज ने अपने पत्र में ये शर्त रखी थी कि जब तक मैं उनके शरीर पर उगी घास को नष्ट करने के लिए कोई दवाई न खोज लूँ, तब तक किसी को उनका राज न बताऊँ। प्रोफेसर डॉबसन की बात सुनकर राजा ने पूछा, तिलकराज अंकल ने पत्र के साथ जो 2 शीशियाँ दी थी उनमें क्या था अंकल? शीशियों में घास की नदी का जल और घास थी। उसी के आधार पर मैंने ये घास नष्ट करने के लिए दवाई और एसिड की खोज की थी। अरे अजय, तिलकराज अंकल खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं, अब घर चलो। हाँ चलो। और प्रोफेसर तिलकराज को साथ लेकर वे वापस चल पड़े। प्रोफेसर तिलकराज को देखकर श्रीमती सरोज की आंखें भर आईं। समीर डैडी से लिपटने के लिए उनकी ओर बढ़ा तो प्रोफेसर डॉबसन ने उसे पकड़ लिया। समीर, अभी प्रोफेसर साहब को छूने के लिए तुम्हें 15 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी ये पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। क्या हुआ इन्हें? ये मैं बताता हूँ आंटी। और फिर अजय ने शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी सुनकर श्रीमती सरोज बोली, अजय, मैं तुम्हारी, अमित और प्रोफेसर डॉबसन की बहुत एहसानमंद हूँ। मम्मी, डैडी के आने की खुशी में कल पार्टी दीजिए जिसमें अजय, अमित और प्रोफेसर डॉबसन मुख्य अतिथि होंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगले दिन प्रोफेसर तिलकराज के यहाँ पार्टी चल रही थी। सब अजय अमित की तारीफ़ें कर रहे थे। बहुत बहादुर बच्चे हैं, ये बाल जासूस हैं। दूसरों की मुसीबत में साथ देना इनकी आदत है। हाँ भाइयों, अजय अमित और प्रोफेसर टॉपसन की सहायता से ही आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज चित्रकथा की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।